मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बात करेंगे जो काल के क्रूर थपेड़ों से समा गई नीचे। लेकिन कर्नल कॉलिन मैकेंजी साहब जो है, उन्होंने वापस से इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। हाँ, हम मानते हैं अंग्रेजों ने बहुत कुछ जो है भारत का नुकसान किया, लेकिन जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जॉन मार्शल साहब, जिन्होंने विश्व के समक्ष इतनी बड़ी सभ्यता, हमारे गर्व को सबके सामने प्रकाशित करवाया, बताया, हम सबको उसके बारे में जानकारी दी, ठीक उसी प्रकार से आज मैं एक बहुत ही शानदार शहर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी, जो न केवल 11th 12th बल्कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वह सब तो छोड़ो, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते नहीं, हर विद्यार्थी को हमारी जो धरोहर है, हमारे जो बहुत ही आर्कियोलॉजिकल साइट जो बहुत ही शानदार रही, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो उसी के संबंध में एक जो टॉपिक आपके पास लेकर आई हूं, वह आपको दिखाई दे रहा है विजयनगर साम्राज्य, विजय का शहर। इसका नाम ही ऐसा ही है। बहुत उर्वर क्षेत्र, बहुत धनी क्षेत्र, बहुत कुछ इसने भारत को दिया है, बहुत कुछ इसने विश्व को दिया है। क्या ऐसी खास बात है, देखेंगे इस चैप्टर के साथ साथ। देखो कहां से कहां तक फैला हुआ था। अगर हम बात करें, देखो ये नदी दिख रही है आपको, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है। लेकिन जब ये चरमोत्कर्ष पर था, उस समय अगर हम इसका विस्तार देखें तो ये कहां से कहां तक पूरा दक्षिण वाला पूरा भाग जो है, यहाँ ये पूरा क्षेत्र इसके अंडर में था। बहुत अधिक शक्ति इसने अपनी जो है प्राप्त कर ली थी। नाम की बात करें, पहले हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या है। विजयनगर, इसका मतलब है विजय का शहर, जिसके नाम को पढ़कर ही हमें गर्व जो है महसूस होता है। वास्तव में किसके लिए प्रयुक्त शब्द है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ ये विजयनगर शहर है या साम्राज्य है। यह शहर भी है और साम्राज्य भी है। इस शहर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है और पूरे साम्राज्य के लिए भी हम विजयनगर शब्द यूज करते हैं। तो यह भी एक और इसकी क्वालिटी है जहां पे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना है कि विजयनगर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, यह शहर के लिए, और हम इसके साथ साथ क्या कहें, साम्राज्य के लिए भी हम विजयनगर यूज करते हैं। साम्राज्य के लिए, दोनों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों के लिए हम विजयनगर शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार लोटस टेम्पल, रथ मंदिर यहां से मिलेगा, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। इतने शानदार प्रवेश द्वार, गोपुरम जो है वो यहीं से शुरू होते हैं। वैसे भी आप साउथ की तरफ चले जाओ, मंदिरों की भरमार मिलेगी। और मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं मिलेंगे, इतने शानदार भव्य मंदिर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उनका निर्माण किसके द्वारा, यहाँ के साउथ के राजाओं के द्वारा ही करवाया गया। देखो आगे बढ़ते, चरमोत्कर्ष पर विस्तार कहां से कहां तक था, तो हम शुरू करते हैं इसको कृष्णा से लेकर सुदूर दक्षिण तक। कृष्णा से कहां तक पहुंच गया, ये बहुत दूर तक, सुदूर दक्षिण तक इसका विस्तार था। सुदूर दक्षिण तक जो है इसका विस्तार रहा, दक्षिण तक। अगर हम बात करें फिर ऐसा क्या हुआ, इसका विनाश कैसे हो गया, क्यों ये खत्म हो गया, क्यों ये बिल्कुल सब कुछ चीजें विलुप्त हो गई, कैसे धीरे धीरे खोज हुई इसके बारे में, तो इसका कारण डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में आपको बताती हूँ, एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है, यह भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहते हैं, तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं। और एक नाम और इसका पड़ता है तालीकोटा, जगह के नाम पर ये नाम दिए हुए हैं, तालीकोटा का युद्ध है। यह नाम इस नाम से फेमस है। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ विजयनगर साम्राज्य जो है उसका विनाश का कारण क्या था, तो वह यह युद्ध था जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ, किसने लड़ा, क्या हुआ, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है, इस युद्ध की वजह से सारा सर्वनाश हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या किसी को याद रहा क्या, विजयनगर साम्राज्य स्थापित कब हुआ था, 1336 ईस्वी, यानी यह ध्यान रखना सल्तनत पीरियड चल रहा है इस समय। 1336 ईस्वी का समय है। और हरिहर और बुक्का दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इनके पिताजी का नाम संगम था, इसीलिए संगम वंश के नाम से यह बहुत ज्यादा विख्यात हुआ। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना कर ली। लेकिन उसके बाद 1565 में क्या हो गया, बहुत कुछ बातें हुई और इसी वजह से खत्म, यह सारा साम्राज्य क्या हो गया, विनाश हो गया। विनाश हो गया, खत्म हो गया, तो क्या लोग भूल गए उसको, नहीं, लोग भूलते नहीं, लोगों की स्मृति में रहा। यहाँ इसका नाम, एक और नाम है, हम्पी नाम भी है। यहाँ की जो देवी थी ना, उसका नाम पंपा देवी था। मंदिर होते हैं, मंदिर के पुरोहित होते हैं, वो बहुत पुरानी बातें जो है याद रखते हैं। आप देखते हो, आप मंदिर में जाते हो कभी भी कोई, तो वहां पर भी बहुत सारे जो है बोर्ड लगे हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है उसकी पूरी डिटेल कि भाई ऐसा हुआ था, एक समय में ऐसे राजा हुए थे, इस प्रकार से युद्ध हुआ और इसी वजह से ये मंदिर बना, ये देवी प्रकट हुई, है ना। तो मंदिर के पुरोहित जो होते हैं ना, वो याद रखते हैं और वो आगे से आगे इसको अपनी विरासत में अपनी संतान को देके जाते हैं।
तो यह इसके बारे में याद किसको था? इसके बारे में जो स्मृतियां थी, ध्यान रखना है, पंपा देवी के मंदिर के पुरोहित थे। पंपा देवी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ के देवता विरूपाक्ष। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ के देवता और देवी कौन है? यहाँ की जो मातृ देवी है वह पंपा देवी है, और यहाँ के जो देवता है विरूपाक्ष देवता है। विरूपाक्ष कौन है? शिव का रूप है। पंपा देवी कौन है? मां पार्वती का रूप है। इन दोनों के मंदिर यहाँ पर हमें मिले हैं, और इन मंदिर में कौन थे? पंडित जी थे। इनके यहाँ पर पुजारी वगैरह हुआ करते थे, और इन पुरोहितों की स्मृति में ये याद था। पुरोहित जो थे उनकी स्मृति, यानी वो लोग इस प्रकार की कहानी जो है हमें बताते हैं। और इसके बाद में खोज हुई और खोज करी, सारा कुछ अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हुआ, यह ध्यान रखना। अंग्रेजों की यह एक बहुत अच्छी, हमको समझ लो, उपलब्धि समझ लो, गिफ्ट समझ लो, कि उन्होंने बहुत कुछ भारत के बारे में जो खत्म हो चुका था, तो हमारा गौरव, देखो इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है, लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारा इतना महान इतिहास था। और उसको जानने में अंग्रेजों ने पहल करी। हाँ, हमारी सहायता, वो संस्कृत जानते नहीं, वो सारी भाषाएं नहीं जानते, लेकिन उनका जो है पहल और हमारा सहयोग, इस प्रकार से भारत के बहुत सारे राज्य जो है वह खुलते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख है। अशोक तो हमारे राजा हैं, महान राजा, लेकिन क्या हम जान पाए अशोक के बारे में? नहीं। जेम्स प्रिंसेप, फिर अंग्रेज, और उसने ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को पढ़ा। हाँ, भारतीय पंडितों की सहायता से पढ़ा, लेकिन शुरुआत तो उसकी थी, मेहनत तो उसकी थी। इसी वजह से आज इतिहास के बहुत सारे पन्ने हैं जिसे हम पढ़ पाए। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, कॉलिन मैकेंजी साहब है जो सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसका मानचित्र, पूरा मैप वर्क का काम किया, बहुत सारे भागों में बांटा, और हमारे पास इतनी सारी जानकारियां आई। विजयनगर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? यहां पर भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है। पंपा देवी किसके नाम पर पड़ा? यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी थी, और इसी के नाम पर इसका एक नाम है हम्पी। क्वेश्चन पूछते हैं विजयनगर का एक और नाम क्या है, या हम्पी से आप क्या समझते हो? हम्पी का मतलब ही विजयनगर है। हम्पी नाम कैसे पड़ा? पंपा देवी के नाम से ही हम्पी नाम जो है पड़ता है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है। अब जानकारी मिली कैसे? जानकारी के सोर्स क्या है? खोजे हुई, पुरातात्विक खोजे, बहुत सारी खुदाई करी हमने, बहुत सारे यहाँ के भग्नावशेष हमें प्राप्त हुए। क्या प्राप्त होते हैं? बहुत सारे भग्नावशेष जो है वह हमें यहाँ से प्राप्त हुए। बहुत सारे अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए जो राजाओं ने कार्य किए थे। यहाँ पर कृष्णदेव राय बहुत शक्तिशाली शासक हुए, उनकी किताबें अमुक्त माल्याद, उनकी पुस्तक मिलती है, तो अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हमें यहाँ से किताबें मिलती है। हम यहाँ पर जो पुरातात्विक खोजे करते हैं, बहुत सारी खुदाई करते हैं, यह राष्ट्रीय महत्व का जो है इसको माना गया है। ध्यान रखना, यह यूनेस्को द्वारा जो है अपनी सूची में शामिल किया गया, बहुत ही गौरवपूर्ण हमारा स्थान है। विश्व धरोहर सूची में इसका नाम है। यहाँ से अभिलेख मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं हमें, यहाँ से हमें बहुत सारे स्मारक जो है वह प्राप्त होते हैं, बहुत सारे मंदिर यहाँ से प्राप्त होते हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, कहीं पर मूर्ति नहीं भी मिलती है, लेकिन वहां पर दीवारों पर जो लिखा हुआ है वह मिलता है। रथ मंदिर बताऊंगी आपको, लोटस टेम्पल बताऊंगी, देखते रह जाएंगे। इतने सुंदर यहाँ से मंदिर, प्रवेश द्वार, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुई, जो हमें इनके बारे में बताती है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? तो बात करते हैं किसकी? कॉलिन मैकेंजी साहब की। कौन था ये कॉलिन मैकेंजी? यह कॉलिन मैकेंजी जो है अंग्रेज है, अंग्रेज मैकेंजी, और यह भारत आया था। यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज जो है कैसे आए थे? व्यापारी के रूप में आए, लेकिन राजा बन बैठे। और उसी के साथ यह आदमी है, और यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है, लेकिन साथ साथ ये अभियंता है, इंजीनियर है। ध्यान रखना, इसकी क्वालिटी, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है यह अभियंता था, यह सर्वेक्षक था, मतलब इधर उधर सर्वे करने का काम, इसको बहुत बढ़िया सर्वेक्षक है यह। और सबसे खास बात, यह मानचित्रकार था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसने जो विजयनगर है उसका पूरा मैप बना दिया, और हमें बहुत सारी जानकारियां जो पता नहीं थी वो प्रकाश में लेकर आए। तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? प्रकाश में कौन लेकर आए? ये प्रकाश में लाए। 1800 ईस्वी का वो समय था जब इन्होंने इसका मैप बना दिया और हमें इसके बारे में बताया। और हमें कैसे पता चला इसके बारे में? जानकारी के और आधार क्या है? तो इसकी जानकारी के और आधार है, हमने यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख जो है वह प्राप्त करे। यहाँ के जो लोग हैं, कहां से कहां तक, कृष्णा नदी से लेकर के तुंगभद्रा, इन नदियों के बीच में जो है विजयनगर साम्राज्य। अगर हम छोटा सा बात करें,
देखो पूरा तो फैला जब तो बहुत बड़ा, लेकिन अगर मैं आपको इसको मैप में वास्तव में विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा, इसके बीच वाला यह एरिया, यह दिख रहा है आपको विजयनगर, यह विजयनगर है। तो इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी? तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां बह रही है इसके बीच में जो लोग रह रहे थे, बीच में जो बसने वाले लोग थे, बसने वाले जो लोग थे, उन्हें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद था, क्योंकि आगे से आगे जैसे दादाजी ने कहानी सुनाई पिताजी को, पिताजी ने सुनाई अपने बेटे को, उसने अपने बेटे को, इस प्रकार से जो भगवान थे यहाँ के, विरूपाक्ष देवता थे, पंपा देवी थी, कैसे पंपा देवी ने पहाड़ों में तपस्या करी, उसमें इसके बारे में जो कहानियां हैं रामायण में भी आता है, इसका जिक्र जो है आता है। बाली सुग्रीव के राज्य की रक्षा भी ये पहाड़ियां करती थी। तो बहुत सारी जगह पर इसके बारे में वर्णन मिलता है। हमारा यहाँ पर खाली विजयनगर ही नहीं, अगर साउथ की तरफ चले जाओ तो चोल बहुत शक्तिशाली राजा हुए, होयसल कर्नाटक के हुए, बहुत शक्तिशाली हुए, बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो वहां पर भी आसपास की जानकारी हमें मिलती है। तो आगे से आगे जानकारी चलती रही, यहाँ के बीच के रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को, और आगे से आगे इस जानकारी को हमें प्राप्त होता है जब लोगों से बातचीत करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1836 से, तो क्या हो गया, पूरे अभिलेखकर्ता, यहाँ पर पूरा अभिलेखकर्ताओं का ग्रुप आ गया। 1836 से अभिलेख जो है उसको ढूंढना शुरू किया, और आप आश्चर्य करोगे दर्जनों अभिलेख हमें यहां से मिल गए, खूब सारे अभिलेख। 1836 ईस्वी से यहां पर अभिलेखों की खोज जो है वह शुरू हो गई, और अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। आपने पढ़ा है समुद्रगुप्त के बारे में, जो बहुत शक्तिशाली शासक, कैसे पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति उसका बहुत सुंदर वर्णन देती है ना। ठीक इसी प्रकार से यहां से भी राजाओं के साहसिक कार्य, उनकी उपलब्धियां, उन सबके बहुत सारे अभिलेखों का कलेक्शन किया, और बहुत सारी परतें इसकी खुलती चली गई। 1856 में तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर छायाचित्र जो है वह लेने शुरू हो गए, यानी फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, बहुत सारी जो है कलेक्शन इसका शुरू हो गया, और इस प्रकार से इसके बारे में बहुत सारी जो है इसके बारे में जानकारियां जो है हमें उपलब्ध होने लगी। अब इसकी जो है विस्तृत खोज की जा रही है, विस्तृत जो है खोजें हो रही है यहाँ पर, और बहुत सारे पहलू हमारे सामने इसके आए, और इस प्रकार जो पहलू हमारे सामने आए उसी को मैं इस चैप्टर में आपके सामने रखने वाली हूं। पहले सोर्स। अब बात करते हैं हम कॉलिन मैकेंजी साहब के बारे में। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ये अंग्रेज है। ये भारत कब आया? 1815 में भारत आया, और भारत, ये जन्म 1754 में इनका जन्म हुआ। 1815 में ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल बनाए गए, और 1821 तक ये यहाँ पर रहे। यह भारत की परंपराओं को कलेक्ट करते हैं, लेकिन भारत की प्रशंसा के लिए नहीं कि भारत बहुत ज्यादा उन्नत था, विकसित था, नहीं, बल्कि यह बताएंगे दक्षिण भारत तो जूझ रहा था, सब लड़ रहे थे, हमने आकर बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह एस्टेब्लिश किया। तो यह बता रहे हैं कि दक्षिण भारत बहुत खराब प्रबंधन की तरह से, दुर्गति से जूझता रहा, और विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को विश्वास हो गया कि आज भी हम क्या कर सकते, जनसंख्या को प्रभावित कर सकते, रीति रिवाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करके इनको कंट्रोल कर सकते। देखो, जितना ज्यादा किसी के बारे में जान पाओगे तभी तो उस पर नियंत्रण कर पाओगे। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरा भारत पर नियंत्रण करना, और भारत की संस्कृति को जानेंगे तभी उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉलिन मैकेंजी के बारे में ध्यान रखना है। यह एक इमेज दिखाई गई, कॉलिन मैकेंजी और उनके जो सहयोगी किस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं। किसी अज्ञात चित्रकार ने यह चित्र बनाया है, और 1825 का है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंधित है, इसके बारे में बताया गया। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं कि वास्तव में इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस प्रकार से हुई। तो हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जो आपको याद रखना है। 1336 ईस्वी में किसके द्वारा, ये दो भाई दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही हरिहर और बुक्का जो है, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो 1336 यानी 14वीं शताब्दी, संगम वंश के नाम से यह साम्राज्य शुरू होगा, क्योंकि इनके पिताजी जो थे उनका नाम संगम था, और उसी के आधार पर संगम वंश स्थापित होता है। अब बात करते, जब ये विजयनगर साम्राज्य जो आपको अभी मैंने दिखाया स्थापित हो गया, तो इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में खतरा था क्या? यस, खतरा था। खतरा कहां पे? अगर उत्तरी सीमा में देखें तो किसका शासन है? मुसलमानों का शासन है। तो यहां पर ध्यान रखना है, दक्कन में कौन थे? कर्नाटक की तरफ, और ऊपर की तरफ हम देखें तो दक्कन के सुल्तान जो है वह, इन्हें बहुत ज्यादा उनसे झगड़ा चलता था। इधर आ जाओ तो उड़ीसा के गजपति शासक थे, उड़ीसा के शासक गजपति, उड़ीसा के गजपति। गजपति क्यों कहा गया? आपको ध्यान हो तो अशोक ने युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, उसमें भी हम पढ़ते, कलिंग का है उड़ीसा में, तो इसलिए उसकी राजधानी बनाया गया था, कैपिटल, राजनीतिक केंद्र पढ़ा है आपने।
वास्तव में हाथी बहुत थे, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे यहाँ पर हाथी सेना का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते थे। मगध भी आपने पढ़ा है कि मगध में भी हाथी बहुत थे। इसी वजह से यहाँ पर जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखना, उड़ीसा जो है वहां के राजाओं, जैसे विजयनगर के राजा क्या कहलाते, राय, उसी प्रकार से उड़ीसा के जो शासक है वो गजपति कहलाते थे, क्योंकि हाथियों पर अधिकार करने वाले। जो आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे इसमें राजा को राजा नहीं लिखेंगे, बल्कि राजा के स्थान पर राय लिखेंगे। और उड़ीसा के शासक को गजपति क्यों कहा जाता है, किस शासकों को गजपति कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दो, खाली 12th की बात नहीं कर रही, तो यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते संघर्ष। देखो, गुड़ होगा वही मक्खियां आएगी, उपजाऊ क्षेत्र होगा वही अटैक होगा, है ना। राजस्थान में बहुत कम अटैक हम पढ़ते हैं, क्योंकि गर्म जलवायु, ज्यादा कोई उपज यहाँ पर थी नहीं, तो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस नहीं रहा। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या था, जो ये मेन हम देखते हैं रायचूर दोआब, जो संघर्ष का कारण क्या है, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वास्तव में यहाँ पर बहुत उर्वर जो है पहाड़ी घाटियां थी, उर्वर पहाड़ी घाटियां बहुत बढ़िया उपज यहाँ पर देते थे। और दूसरा, इसके साथ साथ ध्यान रखना, यहाँ पर रत्न भी खूब ज्यादा थे, जमीन के अंदर से रत्न निकलते थे। और इसी वजह से यहाँ का विदेशी व्यापार जो था वो बहुत समृद्ध था, विदेशी व्यापार जो था वह भी बहुत समृद्ध था। ये एरिया बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था। और इसी वजह से जो दक्कन के सुल्तान है, उड़ीसा के शासक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, पढ़ाऊंगी मैं आपको, सब जो है सबकी दृष्टि विजयनगर पर है, सबकी दृष्टि रायचूर दोआब पर है। उसको प्राप्त करना सभी का उद्देश्य, सभी को धन चाहिए, सभी को संपत्ति चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि संघर्ष तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष से सिर्फ लड़ाइयां ही मिलती है। धर्म युद्ध का भी आपने प्रभाव पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ते हैं हम। जब युद्ध चलते रहते हैं, मनमुटाव तो होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते भी हैं लोग, एक दूसरे के विचारों का भी आदान प्रदान होता है। और यहाँ जब आपस के सारे राजा वगैरह एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, यानी एक दूसरे से टच में रहते थे, उसका प्रभाव यह पड़ा कि भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, यह यहाँ पर बहुत जबरदस्त है। साउथ में आप चले जाओ, मंदिरों की भरमार है, मंदिर, भवन, इन सब के निर्माण की बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से टेक्निक जो है यहाँ पर डेवलप थी, बहुत उन्नत थी। और इसी वजह से एक दूसरे राजाओं से सीखते देख के यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हमें दिखाई देता है। खूब सारे मंदिर यहाँ पर बने थे। देखो, ये मंदिर दिख रहे हैं आपको, चन्ना केशव मंदिर है। हम देखते हैं यहाँ पर जो चोल शासक हुए, होयसल शासक हुए, केशव मंदिर बना, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हमें दिखाई देते हैं। और सबसे खास बात देखो, ये प्रवेश द्वार देखो, ये बहुत ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम राय गोपुरम कहते हैं। गोपुरम का मतलब क्या है? प्रवेश द्वार। यह भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, गोपुरम क्या है। कर्नाटक साम्राज्यमु, देखो यह नया नाम आपको दिख रहा है। मैंने आपको पढ़ाया विजयनगर, मैंने आपको पढ़ाया विजयनगर, हम्पी, ये नाम पढ़ा है ना, हम्पी नाम। लेकिन ये नाम किसने दिया? वास्तव में कर्नाटक की तरफ है। समकालीन लोगों ने इसे क्या नाम दिया? समकालीन जो लोग थे, समकालीन लोगों द्वारा इसे कर्नाटक साम्राज्यम नाम दिया हुआ हमें लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार से चोल शासक हुए यहाँ पर ऊपर नीचे की तरफ, और उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजपति का मतलब क्या है? हाथियों का स्वामी। उड़ीसा के शासक क्या कहलाते थे? गजपति। विजयनगर के शासक क्या कहलाते थे? राय। और अगर हम दक्कन के सुल्तानों की बात करें तो हमारे घोड़े जो है यहाँ बहुत, इनके पास अरब से ही घोड़े आए हुए हैं सारे। घोड़े कहां से आते थे? अरब से जो है घोड़े आते थे, अरब प्रायद्वीप से घोड़े मंगाते थे, मध्य एशिया की तरफ से घोड़े आते थे। तो घोड़ों के स्वामी कहलाते थे ये लोग अश्वपति। और नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा जो है दी गई। ध्यान रखना है, गजपति किसके लिए? उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश के लिए। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा गया या घोड़ों के स्वामी। और राय कौन है? विजयनगर के शासक जो नरपति कहलाते थे, यानी लोगों के स्वामी की संज्ञा दी जाती थी। बहुत ज्यादा घोड़ा जो है युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। घोड़े किस लिए काम आते थे? युद्ध के लिए। युद्ध में जो सेना होती थी, युद्ध की सेना किससे बनेगी? युद्ध की सेना जो है उसमें घोड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अश्व। और इसीलिए हम घोड़ों का आयात करते थे, बहुत ज्यादा घोड़े खरीदते थे। कहां से आते थे घोड़े? तो ध्यान रखना है, अरब प्रायद्वीप से घोड़े आते थे, मध्य एशिया की तरफ से घोड़े जो है आते थे। और घोड़ों का व्यापारी क्या कहलाता था? घोड़ों के व्यापारी जो है, घोड़ों के व्यापारी को कुदिरई चट्टी कहते थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो पूछा जाता है। घोड़े के व्यापारी, ऐसे याद रखो, घोड़ा कूद कर चलता है, कुदिरई चट्टी, यह इसका नाम है। कुदिरई चट्टी जो है घोड़े के व्यापारी कहलाते थे।
अब एक नया तत्व भारत में दिखाई देता है, वह क्या है? पुर्तगाली आने लगे भारत में। 1498 की बात करें, भारत का पश्चिमी तट गोवा की तरफ 1498 जो है, यहां पर हम क्या देखते हैं? वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हो। भारत की तरफ पुर्तगालियों का आगमन किस लिए आए? व्यापार के लिए आए। लेकिन एक खास चीज ध्यान रखना, व्यापार के लिए तो आए, लेकिन इनके पास बंदूकें बहुत सारी थी, और इसी वजह से बंदूकें थी, इसीलिए यह व्यापार के साथ साथ राजनीतिक पटल पर भी उभरे। ध्यान रखना, राजनीतिक पटल पर भी इनकी बहुत जबरदस्त भूमिका, यानी इनका भी भारत पर जो है काफी कुछ अधिकार, गोवा पणजी जो जगह है वहां पर इनका अधिकार होने लगा। व्यापारिक और सामरिक यानी सेना शक्ति, युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए वो इनके पास थे, बंदूकें थी, इसीलिए भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। भारत की राजनीति जो है उसमें यह कुछ अपना स्थान बना पाए, यह ध्यान रखना है। भारत में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली, अंग्रेज फ्रांसीसी, यह भी भारत में आए। विजयनगर प्रसिद्ध क्यों था? ऐसा क्या था जो विजयनगर इतना प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, विजयनगर की प्रसिद्धि का कारण यहाँ वस्त्र बहुत बढ़िया, वस्त्र, फिर इसके अलावा मसाले खूब बढ़िया, और उससे भी कीमती चीज बता रही हूं, रत्न बहुत बढ़िया। इन सबके खूब सारे बाजार थे, बहुत बढ़िया। विदेशी व्यापार संपन्न था, ध्यान रखना, विदेशी व्यापार, राजा को बहुत अच्छा टैक्स मिलता था, इन सभी व्यापारों पर भी राजा टैक्स लगाते थे, राजा को करों से बहुत आमदनी होती थी, जनता बहुत प्रॉस्पर थी, बहुत, अगर अमीर लोग होंगे तो वो क्या मांगेंगे? रोटी कपड़ा नहीं मांगेंगे। यहाँ की जनता की मांग थी बहुत सारे रत्न आभूषण। कौन से रत्न आभूषण? इनके खुद के हैं जो नहीं, विदेशी रत्न और आभूषण जो है, यानी महंगी वस्तुएं। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जनता जो है वह महंगी वस्तुओं की जो है वह मांग करती थी। यहाँ की जनता जो है वह महंगी वस्तुओं की बहुत ज्यादा मांग करती थी। चलो अब बात करते हैं चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा। यहाँ की राजा कौन थे? कभी कभी तो हम देखते हैं यहाँ पर राजा शासकीय वंश से बैठे, लेकिन कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि राजा को किसने, सेनापति ने पराजित कर दिया और वह खुद ही राजा बन गया, यानी सैनिक कमांडर। यहाँ की एक खास बात है कि कभी कभी तो राजा राजकीय वंश है, लेकिन काफी बार हम देखते हैं सैनिक कमांडर जो थे, जो शक्तिशाली थे, उसने राजा को हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। अगर वंश की बात करें, सबसे पहला वंश अभी बता चुकी हूं, संगम वंश सबसे पहला वंश, लेकिन उसके बाद में संगम वंश जो थे उन्हें पराजित कर दिया, और संगम वंश के बाद सुलु वंश जो है गद्दी पर बैठा, और सुलु वंश को किसने हटा दिया? तुलु वंश ने। इन वंश के नाम काफी बार आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद अराविदु वंश जो है, अराविदु वंश के समय पूरा विनाश हो गया। तो यह 4 वंश है जिन्होंने अलग अलग समय पर अपना अधिकार जो है यहां पर स्थापित किया। 1485 तक संगम वंश रहा, और उसके बाद संगम को हटा दिया। संगम को किसने उखाड़ फेंका? संगम वंश को उखाड़ फेंका, संगम वंश को उखाड़ फेंका सुलु वंश ने। सुलु वंश जो है वह गद्दी पर आ गया। सारे वंश आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको ध्यान रखना स्टार्टिंग का। और एक जो सबसे शक्तिशाली वंश था वो तुलु वंश, जिससे संबंधित थे कृष्णदेव राय, वह इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ये देखो, यह हमारे कृष्णदेव राय जी हैं जो तुलु वंश से संबंधित है। 1509 से 1529 तक विजयनगर पर अधिकार रखते हैं, और इनके काल में बहुत जबरदस्त विजय हुई। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहला काम रायचूर दोआब, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का कारण था, बार बार आसपास के शासक इस पर अधिकार कर रहे थे। 1512 में रायचूर दोआब को इन्होंने जीत लिया। इसके बाद हम चलते हैं आसपास के उड़ीसा के गजपति शासक तकलीफ दे रहे, तो 14 में उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित कर दिया। उड़ीसा के जो गजपति शासक है, उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। गजपति शासक जो थे, शासकों को इन्होंने पराजित करा, शासकों को क्या कर दिया? उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। सबसे पहले 1509 से 1529 तक का टाइम पीरियड जो है, ध्यान रखना है, कृष्णदेव राय जी का था। और इन्होंने 1512 में सबसे पहले रायचूर दोआब, फिर 1514 में उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित कर दिया, और 1520 में दक्कन के जो सुल्तान है, बीजापुर के शासक हैं, उनको भी पराजित कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ लड़ते ही रहे? बीजापुर के जो शासक हैं उनको पराजित कर दिया। तो क्या इनका काल सिर्फ लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, बहुत ज्यादा शांति, अतुलनीय समृद्धि, यानी बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत इनके समय में थी, तभी बड़े बड़े मंदिर बनेंगे। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा समृद्धि और बहुत ज्यादा शांति का काल भी विजयनगर के अंदर अगर किसी का रहा है तो वो कृष्णदेव राय का रहा है। कृष्णदेव राय जी यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। सबसे बढ़िया जीत अभियान और सबसे ज्यादा शांति जो है इनके काल में रही। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, अमुक्त माल्यात, उसमें इन्होंने बताया है एक राजा को अपने बंदरगाह को सुधारना चाहिए।
जितना ज्यादा राजा के पास घोड़े होंगे, जितना ज्यादा राजा के पास में सब कुछ अधिकार रहेगा, दूसरे लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे, तभी वो शक्तिशाली बन पाएगा। उसने बताया है कि वस्तुओं का खुले तौर पर आयात करना चाहिए, रत्न, हाथी, चंदन। उसे प्रबंध करना चाहिए कि विदेशी नाविक अगर कोई थके हुए आए तो उनकी रेस्ट के लिए अच्छी देखभाल हो, और उन्हें बुलाए, तोहफे दे, उचित मुनाफे दे, ताकि अपने साथ संबंध रखे दुश्मनों के पास ये वस्तुएं कभी न जा पाए। कृष्णदेव राय जी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही? मंदिर निर्माण। सबसे खास बात क्या है इनकी? मंदिरों के बड़े प्रवेश द्वार का निर्माण। मंदिरों के बहुत बड़े बड़े द्वार बनते थे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि गोपुरम से आप क्या समझते हो? मंदिरों के बहुत बड़े बड़े जो प्रवेश द्वार है, इनको जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? जोड़ने का श्रेय जो है वह कृष्णदेव राय जी को जाता है। कृष्णदेव राय के द्वारा ही इस परंपरा को शुरू किया गया, कृष्णदेव राय। तो यह ध्यान रखना। और इस मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार का शब्द क्या आएगा, नाम क्या आता है? गोपुरम कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर नगर की इन्होंने स्थापना करी अपनी मां के नाम पर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नगलपुरम। यहां पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक नगर, नगलपुरम की स्थापना किसके नाम पर? मां के नाम पर। यह ध्यान रखना है, मां के नाम पर जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी। और उनकी पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई। यह भी क्वेश्चन पूछते हैं, तेलुगु भाषा में है। और पुस्तक का नाम क्या है? अमुक्त मल्यद जो है, अमुक्त मल्यद, यह इनकी पुस्तक का जो नाम है वह इनके द्वारा लिखी गई अमुक्त मल्यद पुस्तक है। इसके अलावा कृष्णदेव राय की मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ? देखो, लास्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूं। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, अब शक्तिशाली राजा नहीं रहे। उनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर उत्तराधिकारी हुए। चारों तरफ विनाश, कमजोर स्थिति, लड़ाई झगड़े जब दिखाई देते हैं, तब क्या होता है? इनका जो कौन सा वंश है, तुलु वंश, वह कमजोर हो गया। तुलु वंश जो है लड़खड़ाने लगा, कमजोर होने लगा। और इसी कारण से शक्ति किसके हाथ में चली गई? अराविदु वंश ने हाथ में शक्ति जो है प्राप्त कर ली। अब कौन आ गए गद्दी पर? अराविदु वंश जो है उसने अपना शासन जो है स्थापित कर लिया। शासन पर कब्जा किसका हो गया? अराविदु वंश का हो गया। और अराविदु वंश के समय में ही एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जो विजयनगर का पूरा विनाश कर देगा। उस युद्ध का नाम क्या है? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया। देखो, इस समय राजा जो थे वो सदाशिव राय थे, लेकिन आपकी बुक में नाम ही नहीं दिया राजा का, क्योंकि राजा का युद्ध से इतना लेना देना नहीं है जितना यहाँ के राम राय प्रधानमंत्री थे। राम राय जो है सेना पूरी संभालते थे और वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पर थे। और ये राम राय की एक जोखिम भरी नीति थी। राम राय ने क्या सोचा? आसपास के जो लोग हैं, जोखिम भरी नीति। क्या नीति? कभी कभी होता है ना कि खड्डा हम खोदते हैं और हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं, वह बात है। राम राय ने सोचा आसपास के राजाओं को भिड़ा देता हूं और इससे क्या होगा, फिर मैं अटैक करूंगा और चारों तरफ मेरी जीत हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ यह हुई बच्चों, वो आपस में मिल गए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के राजा, और उन्होंने मिलकर के सम्मिलित रूप से विजयनगर पर अटैक करा। और अटैक तो किया, खूब लूटा, और इसी वजह से यह पूरा दी एंड पर आ जाता है। 1565 का युद्ध जोखिम भरी नीति थी, और इसी वजह से क्या हो गया? बीजापुर का सुल्तान, गोलकुंडा का सुल्तान, अहमदनगर का सुल्तान, ये सब आसपास की जगह है। गोलकुंडा, अहमदनगर, यहाँ के जो शासक है अहमदनगर, ये तो सारे एक हो गए और इन्होंने मिलकर के विजयनगर पर अटैक किया और इतना विजयनगर को विनष्ट किया। हराया तो सही, लेकिन खूब लूटा, खूब इसका विनाश किया। और इसी वजह से हम देखते हैं उसके बाद तो साम्राज्य का केंद्र ही चेंज हो गया। जो आप यहाँ की तरफ पढ़ रहे हो, अब यहाँ की तरफ आ जाओगे, यानी साम्राज्य का केंद्र जो है कहाँ की तरफ? ये पूर्व की तरफ चला गया। साम्राज्य ही यहाँ से जो है साम्राज्य हमारा खत्म हो गया और पूर्व की ओर जो है हमारा साम्राज्य चला गया। तो यहाँ ध्यान रखना है, साम्राज्य का केंद्र कहाँ पर चला गया? पहले पेनुकोंडा और उसके बाद चंद्रगिरी। देखो यह दिखाई दे रहा है, यह पेनुकोंडा है। यह क्या है? पेनुकोंडा। फिर साम्राज्य कहां से चला? विजयनगर का साम्राज्य का केंद्र ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर पेनुकोंडा थोड़े समय, और उसके बाद में यह चंद्रगिरी से इनके द्वारा जो है वह साम्राज्य किया गया। तो यह थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई विजयनगर साम्राज्य के उदय की, विनाश की, उसके चरमोत्कर्ष की। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।